नमस्कार। एनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव के 3 दौर की वोटिंग पूरी हो चुकी है, यानी करीब करीब आधा चुनाव निकल गया है और अभी तक लग रहा था इस बार किसी एक मुद्दे पर वोटिंग नहीं हो पाएगी। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए हो या कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन, दोनों ही रोज नए नए मुद्दे उछाल रहे थे। लेकिन अब लगता है कि चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण पर सेट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिल पाती है ये तो विपक्ष का रवैया बताएगा, लेकिन जिस तरह के मुद्दे और बयान सामने लाए जा रहे हैं उससे साफ है हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही वोटिंग पैटर्न को सेट करने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने ऐन चुनाव के मौके पर आबादी की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें डराने वाले आंकड़े हैं। इस रिपोर्ट को जिस तरह से बताया गया है, समझाया जा रहा है, उससे किसी भी हिंदू को आसानी से यह बताया जा सकता है कि आप अपने देश में अल्पसंख्यक हो जाओगे और मुस्लिम एक दिन बहुसंख्यक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जिस तरह से महाराष्ट्र के एक नई नवेली बीजेपी के नेता नवनीत राणा हैदराबाद जाकर 8 साल पुराने एक जहरीले बयान के जवाब में उतनी ही जहरीली भाषा बोलती हैं, उससे क्या समझा जाए? क्या जानबूझकर महंगाई, बेरोजगारी, विकास के मुद्दों को किनारे करके धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले देख लीजिए क्या कुछ कहा गया। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है। काय का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। 15 सेकंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ, नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है, करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं। इनका ये सबक सिखाना पड़ेगा। ये कांग्रेस के साथ सभी ऐसे ही लोग हैं, जुटे हुए हैं, जो बार बार इस देशवासियों का मान सम्मान पे ठेस लगाया और इन लोगों ने अपमान किया है। अब वक्त आया सारा भारत देश को यह जानने के लिए कि हमारा सम्मान करने वाले एकमात्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। मैं सारे विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं, इसमें आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं? जाइए कोई चेक कर ले कि 1951 की सेंसस में क्या था और 2011 की सेंसस में क्या है। 51 की सेंसस में हिंदू 88% है, 2011 में 79.8% है, और मुसलमान 9.5% है, और यहाँ इस समय 14.5% से ऊपर है।
तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पर यह जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे? इसके बंटवारे के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भाग में बटा। उस समय मुसलमानों की आबादी 8% थी, 1 या 2%, 1% क्रिश्चियन, अन्य लोग थे। लेकिन आज हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। प्रजातंत्र के माध्यम से जो आज हम बार बार बताते, ये पॉपुलेशन इम्बैलेंस जो होना ये ठीक नहीं, क्योंकि हमारा सेकुलर देश में एक वर्ग का पॉपुलेशन कमज़ोर होना, एक वर्ग का पॉपुलेशन घटित होना, एक वर्ग का बढ़ोतरी होना ये ठीक नहीं। इसलिए बार बार हम बताते हैं कि इस देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से ही इस देश का कुछ प्रगति हो सकता है, वरना ये भेदभाव तो आने वाले दिनों में आज बहुत बड़ा नुकसान होएगा। उत्तर प्रदेश का घमासान तेज हो चुका है। मंडल आरक्षण और संविधान की रक्षा इसके मूल प्रसंग में आ चुके हैं और पिछड़ों की दावेदारी अकेली सपा की नहीं या कांग्रेस की नहीं, एनडीए गठबंधन भी उसका बड़ा हिस्सेदार है। तो ये भी है एक सर्वे में कि हिंदुओं की आबादी घटी है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में अब आबादी ज्यादा बढ़ी है मुसलमानों की। यह रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है और केवल चिंताजनक नहीं है, यह बड़ी खौफनाक है। हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम समाज की आबादी कितनी बढ़ गई है? 44% बढ़ी है। इसमें यदि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो, चाहे बांग्लादेशियों के रूप में हो, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जो जनगणना में शामिल नहीं होते उनको यदि जोड़ दिया जाए, तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक दिखाई देंगे। ऐसा लगता है मुस्लिम समाज का एक वर्ग आबादी बढ़ाने को अपने धार्मिक कर्तव्य एक जिहाद के रूप में देखता है। दो के बीच में एक रिपोर्ट आई है। प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट है उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया, एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है चुनाव के बीच में। ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है आखिरकार ऐन चुनाव के मौके पर यह रिपोर्ट क्यों कर आई, और वो भी 2015 तक की। उसके बाद की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्या है इसके पीछे जो राजनीति चल रही है, उन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके पास चलेंगे। तमाम मुद्दे चले। चुनाव की बात करें तो शुरू से मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, तमाम मुद्दे चले। जातीय आरक्षण की बात हुई, यहां तक कि अडानी अंबानी ने टेम्पो में पैसा भिजवाया, ये तक कहा गया। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों की बात किए बिना वो केवल ये बता रही है कि मुस्लिम 43% बढ़ गए हैं और हिंदू 8% घट गए हैं 1950 से 2015 के बीच में। देखने में एक नज़र में ये रिपोर्ट तमाम लोगों को डराने वाली लग सकती है।
जिस तरह से हिंदू घटे हैं, मुस्लिम की आबादी 43% बढ़ी है, अगर इतने ही आंकड़े बात करें तो कोई भी जो है समुदाय का व्यक्त कहेगा कि भारत का डेमोग्राफिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है। लेकिन इसके बीच भी तमाम किंतु परंतु हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव के ऐन मौके पर यह रिपोर्ट आई तो इसका उद्देश्य क्या था। जहां तक इसकी क्रेडिबिलिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद वो एक संवैधानिक संस्था होती है, उसको तमाम अधिकार होते हैं, उसके तमाम सदस्यों को मंत्री स्तर के अधिकार होते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई झूठी रिपोर्ट देगी। लेकिन रिपोर्ट की जो पड़ताल है, जो उसको समझने का तरीका है, वो अपने आप में एक अलग नज़रिया मांगता है। इस नज़रिए की ज़रूरत इस लिहाज से भी है कि आबादी संतुलन में जो फर्टिलिटी रेट पिछले कुछ सालों से आया है वो बताता है कि मुस्लिमों की आबादी काफ़ी गिरी है। इस समय 2019 से 2021 के बीच में जो आबादी संतुलन में फर्टिलिटी रेट है वो हिंदुओं में 1.94% और मुस्लिमों में 2.36%। इसका मतलब ये हुआ एक हिंदू परिवार पति पत्नी 2 लोग जो उनके परिवार बढ़ता है वो 1.94 यानी 2 बच्चों से कम पर औसत है, और इसमें 41% की कमी आई है। और इसी तरह मुस्लिमों में जो पति पत्नी हैं उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36% यानी एक मुस्लिम परिवार में 2 बच्चों से ज़्यादा का फर्टिलिटी रेट है। लेकिन ये 2.5 बच्चों तक भी नहीं गया है, यानी 2 के आसपास, 2 से थोड़ा ज़्यादा होते हुए भी 2 के आसपास बना हुआ है, और इसमें 46% की कमी आई है। यानी जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ रही है वैसे वैसे आबादी में संतुलन आ रहा है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो ये मुद्दा उतना गंभीर नहीं लगता, और लगता है वाकई कहीं ना कहीं इसके पीछे चुनावी जो मंशा है वो दिखाई देती है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई उसमें जो निकल के आया उसके हिसाब से मुस्लिमों की आबादी घटी है। और इसी के तहत एक और आंकड़ा आया था कुछ दिन पहले, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। उन आंकड़ों पर भी सवाल खड़े किए गए थे। तो आंकड़े कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और उनकी जो समीक्षा की जाती है उसमें कितना अंतर होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। यहां पे सवाल खड़ा होता है, बार बार बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है क्या वो देश को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो लगातार आज का जो विषय है, जो प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र मिश्र सौरभ जी, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयकरण वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खान साहब जुड़ने वाले हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयकरण वर्मा जी, प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है जो बताती है, डराने वाले आंकड़े पेश करती है। 43% मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है, 8% हिंदुओं की आबादी घट गई है 1950 से 2015 के बीच में। तमाम किंतु परंतु के बीच ये आबादी, ये आपकी रिपोर्ट जो है चुनाव के मौके पे आई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके चुने हुए सांसद इस समय एक विशेष वर्ग के साथ, या कह लीजिए कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ जब वो अनर्गल बयानबाजी देते हैं तो इससे साबित होता है कि संवैधानिक पद पर बैठे ये लोग संविधान की खिल्लियां उड़ाते हैं, संविधान के खिलाफ बोल करके, और उनकी जो मंशा है संघ की, आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी को, उसको सार्वजनिक करने का काम करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि इतनी बड़ी बयानबाजी जो इनके सांसद जी कर रहे हैं, और जो आपने कहा कि जो रिपोर्ट आई है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है। माननीय मंत्रियों के द्वारा, इनके सांसदों के द्वारा लगातार ये बातें लोकसभा क्षेत्रों में उठाई जा रही हैं। मैं दुख के साथ कहता हूं कि आज भी ये लोग संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, और उनके खिलाफ आज तक मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई है। तो क्या इस देश में अब संविधान नहीं, क्या इस देश को संविधान से नहीं चलाने की मंशा है माननीय मोदी जी की? वो अपने सांसदों के द्वारा जो अनाप शनाप के बयान दिला करके
क्या साबित करना चाहते हैं। रही बात रिपोर्ट की, तो माननीय मोदी जी की सरकार में ऐसे रिपोर्टें आती जाती रहेंगी, खास करके चुनाव के समय पर माननीय मोदी जी दिल बाहर जरूर लाने का काम करते हैं। ठीक है वीरेंद्र मिश्र सौरभ साहब, जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है और जो इसकी टाइमिंग है, 3 दौर का चुनाव खत्म हो चुका है, 4 दौर का बाकी है, लगभग आधी सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। क्या जरूरत थी आपको ऐसे मौके पे रिपोर्ट सामने लाने की? क्या कहीं चुनाव में गड़बड़ है, जैसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? आपको अचानक हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? लगातार पिछले समय से कुछ मुद्दे आ रहे हैं, चाहे नवनीत राणा का बयान हो, 8 साल पुराने मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया और हैदराबाद जाकर, अमरावती के नेता इतनी बड़ी स्टार प्रचारक नहीं है, वो हैदराबाद जाती हैं अमरावती से निकलकर और अभी भी बीजेपी में शामिल हुई हैं, इतना बड़ा जहरीला बयान देके वहां पे आती हैं, उन पे हेट स्पीच का मामला भी दर्ज करने की जो है मांग की जा रही है। क्या जरूरत पड़ रही है आप लोगों को ऐसे ऐन मौके, चुनाव के मौके पर इस तरह रिपोर्ट जारी करने की? वीरेंद्र मिश्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ अब आई है। क्या आप इस बात को भूल जाएंगे कि औरंगजेब ने जहरिया कर लगाया था तो कितने दिनों पहले वो वैसे जहरीले बयान दिए थे, तो मुद्दा है उस पर। इस देश में ये सारा इतिहास, इस इतिहास को हम डर बार दहशत बार अपनी बात को न कर पाओ, इस लोकतांत्रिक दूसरी बात है। लेकिन वक्त और समय पर मुद्दे तो उठते ही रहेंगे, मुद्दों को उठने से कोई नहीं रख सकता। अंतर्मन में कभी भावनाओं को, जिस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश का जनसंख्या का जो एक भौगोलिक स्थिति बदली, उन स्थितियों और परिस्थितियों को आप अवगत नहीं है क्या? इस देश में कुछ वर्ग के लोग जो एक अलग राष्ट्र की बात करते, अलग देश की बात करते, अलग। वीरेंद्र जी, अपना माइक्रोफोन ठीक कर लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, आपकी बात साफ समझ में नहीं आ रही है। इस बीच में आनंद त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। आनंद जी, निष्पक्ष तरीके से बताइए, लगातार मुद्दे बदल रहे थे, आपने देखा रोज चुनाव में है, बहस में आप हैं, लगातार चल रहे हैं, जिस तरह से मुद्दे बदल रहे, लगता है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे सेट कर दिया गया है। जरूरत है बीजेपी को बहुत ज्यादा इस मुद्दे की? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो रिपोर्ट आई है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो ठीक है। इसमें चिंता की ये बात नहीं है मेरे लिए कि मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। मेरे लिए चिंता की बात यह है कि हिंदू आबादी घट रही है। ये समवेशी नहीं है। निश्चित तौर पर किसी एक वर्ग की आबादी 7% घट जाना, ये देश में समवेशी यानी उस वर्ग के साथ बहुत बेहतर सरकारें कुछ कर रही हो, ये ऐसा नहीं प्रतीत होता है। अब देखिए, दुनिया भर में कहीं भी जो क्रिश्चियन मेजोरिटी की कंट्रीज हैं, मुस्लिम मेजोरिटीज की कंट्रीज हैं, उसमें मेजोरिटी की आबादी बढ़ी है। लेकिन बौद्ध और हिंदू मेजोरिटी वाली कंट्रीज में इन दोनों में मेजोरिटी की आबादी घटी है। ये चिंता का विषय है। मुस्लिम आबादी बढ़े, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, यहाँ पर मेजोरिटी वाली बात उतनी नहीं है जितनी साक्षरता और जो पढ़े लिखे और जो आबादी रोकने के जो साधन है वो मुहैया हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, ये बड़ा सवाल भी है। आप अगर इसके बरक्स देखें, अगर तुलना करें फर्टिलिटी रेट की, इसको अधूरे तौर पर मत देखिए, अधूरे तौर पर मत देखिए। भारत का बंटवारा एक साथ दो कौम नहीं रह सकती, इस बात पर हुआ था। और जब एक लेवल से ज्यादा आबादी बढ़ती है तो क्या फिर उस बंटवारे की मांग नहीं होगी? ऐसा क्या भरोसा दिला सकते हैं आप? नहीं, लेकिन अब तो आबादी घट रही है ना। जो नई फर्टिलिटी रेट आई है वो बताती है 2019 से 2021 के बीच में आती है कि मुस्लिम परिवारों में भी अब दो बच्चे ज्यादा नहीं हो रहे हैं। एक व्यक्ति के बच्चे पैदा करने की दर घटी है, आबादी नहीं घटी है। आप ये सोचिए, जो दर 5-4 थी वो घट करके 2.36 आई है, जो आप कह रहे हैं वो ये है। तो दूसरे पक्ष भी तो घट रहा है, 1.9 आ गया वो। तो साक्षरता का नतीजा है ना, साक्षरता मुस्लिमों में कम है। आबादी घटने की बात नहीं हो रही है इससे जो वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उस तेजी में थोड़ी कमी आई है।
लेकिन वो बढ़ रहे हैं। ये मैंने पहले ही कहा कि ये चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए चिंता का विषय है इस देश में एक वर्ग की आबादी कम हो रही है, ये चिंता का विषय है। मैं इस बात से कतई चिंतित नहीं हूं कि कोई एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है, वो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, व्यक्तियों का विषय है। सरकारों का इस पे बहुत पक्षधर रोल नहीं हो सकता कि किसी वर्ग को हतोत्साहित करे जनसंख्या वृद्धि के लिए और किसी वर्ग को प्रोत्साहित करे। ये सरकारों का रोल नहीं है। वो सामूहिक रूप से जनसंख्या को हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिर बहुसंख्यक 7% घट क्यों गया। ये तो चिंता का विषय है ना। लेकिन मोदी सरकार 10 साल काम करने के बाद अब जब चुनाव में है उस समय रिपोर्ट लेके आ रही है, ये सवाल शक नहीं खड़ा करता क्या? मोदी सरकार 10 साल काम करने के बाद जब उसको अपने कामकाज पर रिपोर्ट देनी है तो उसकी सलाहकार परिषद ये आंकड़े जारी कर रही है अहम चुनाव के मौके पे जब 3 दौर निकल चुके हैं। आप सामान्य सही रिपोर्ट्स पर शक खड़ा करिए, सवाल का वो सवाल उठा करके, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? अगर ये 2 महीने बाद आती रिपोर्ट तो क्या इससे कोई फर्क पड़ जाता? रिपोर्ट तो यही रहती। आप कह रहे हैं पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है सरकार, यही तो आरोप लगा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो पोलराइजेशन तो दूसरा पक्ष भी कर रहा है ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नोमानी साहब जाकर के मदरसों में, जलसों में सीधे कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार को हराने के लिए मुसलमान किसी को भी वोट दे। तो ये पोलराइजेशन नहीं नजर आता क्या? ये भी तो पोलराइजेशन है। आप बताइए, ये मस्जिदों से किसी को वोट दे ये कहना अलग बात है। नहीं, समस्या ये है कि सरकारें डराना अलग बात है। यहाँ पे समझ लेना, आप आंकड़ों के जरिए डराया जा रहा है। नहीं, कोई डराने की बात नहीं हो रही है। आप ये गलत निहितार्थ निकाला जा रहा है कि डराने की बात हो रही है। ये चिंता प्रकट की गई है और चिंता प्रकट करने को डराने की बात नहीं कहा जा सकता। ये गलत नैरेटिव है। ठीक है, फरहद अली खान साहब, मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं आप ये समझाइए कि हिंदू मुस्लिम बराबर की आबादी से बढ़े थे और जो है उसके बाद मुस्लिमों की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, तमाम काबू आने के बावजूद भी ये जो आबादी रफ्तार बढ़ नहीं पा रही है, इससे जो है जो सियासी पार्टियां हैं वो इस पे राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। कैसे देखते हैं आप इस समस्या को? देखिए, ऐसा है कि इंसान जो भी पैदा हुआ है या इस धरती पे जो भी प्राणी पैदा हुआ है उसको अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना है। वो चाहे कोई भी इस धरती का प्राणी। अब रह जाती है बात कि मुस्लिम आबादी बढ़ी है और हिंदू आबादी नहीं बढ़ी। तो मुस्लिम समाज, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, वो एक चीज पर डिपेंड करता है कि अगर हम बच्चे पैदा करते हैं या हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको रोजी रोटी देने वाले हम नहीं हैं, बल्कि उस कुदरत ने रोजी रोटी देने का वादा किया है। अब आप आ जाए हिंदू जनसंख्या पे कि हिंदू जनसंख्या घट क्यों रही है? हिंदू जनसंख्या नहीं घट रही है। हमने अपने परिवारों पर रोक लगा रखी है। जैसे मिसाल के तौर पे सब लोग हमारे अच्छे लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसे हम अपनी पीढ़ी खत्म कर रहे हैं कि अगर 2 बच्चों में एक भाई और एक बहन, तो चाचा उसको नहीं मिलेगा एक बच्चे को, कि उसको चाचा कहने का, बहन होगी तो उसको मौसी कहने का नहीं मिलेगा। तो आप ये मान के चले कि हम अपनी पीढ़ी के साथ भी न्याय नहीं कर रहे। अब आप आ जाए मुख्य पदों पर बैठे लोग, जनसंख्या पीढ़ी होती है, जो मेरा मानना है बिल्कुल इसे अदरवाइज नहीं लिया जाए जब हम परिवार बनाते हैं। अभी क्या है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय योगी जी हैं, ममता बनर्जी हैं, मायावती जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ये चोटी के 5 लोग। तो लाजमी सी बात है जब शादियां नहीं होंगी, विवाह नहीं होंगे, तो आबादी किसकी घटेगी, किसकी बढ़ेगी। इसलिए हमें समाज को चलाने के लिए ऐसे जरूर सर्वे करना चाहिए, लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि आबादी अगर बढ़ेगी तो देश में रोजगार का और जो हमारे रहने सहने का है उसका भी संकट आएगा। मुस्लिम समाज ने भी अब ये प्रण लिया है कि वो कम से कम बच्चे करें जिससे हमारे बच्चे ज्यादा तालीम हासिल कर पाए। तो लाजमी सी बात है इस वक्त में जो मुद्दा आया है वो हो सकता है कि पॉलिटिकल मुद्दा हो, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं हो कि ये समाज का मुद्दा है।
जैसे हम कहते हैं साहब वन घट रहे हैं, वृक्ष घट रहे हैं। अरे जब हम अपने रहने की सुविधाओं के लिए जंगल काट देंगे, वृक्ष काट देंगे, तो फिर दोषी कुदरत को नहीं ठहराएंगे, हम खुद उसके दोषी। ठीक है वीरेंद्र मिश्र जी, आपने सुनी बाकी अपने साथियों की बात। बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दे क्यों उठा रही है चुनाव के बीच में? उसको अपने कामकाज पे जवाब देनी चाहिए। जो करने वाली है 2047 का जो आपका एजेंडा है उस पर बात करनी चाहिए। हम ये करने वाले हैं, या युवाओं के लिए करेंगे, बेरोजगारी घटाने के लिए करेंगे, महंगाई घटाने के लिए करेंगे। बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले नहीं है क्या? 8% की बेरोजगारी जो है इस समय दर है, उन पर बात करने के बजाय आप एक पुराने आंकड़े लेके आ जाते हैं और हिंदुओं को डराना शुरू कर देते हैं कि हमको वोट दीजिए वरना कांग्रेस सरकार में आ जाएगी और उसके बाद वो मुस्लिमों को खुलाआम छूट दे देगी। ये नैरेटिव जो है ये क्या देश के लिए सही है? माननीय पांडे जी, हम किसी को डराते नहीं, उन्हें कुछ समझाते हैं। ये देश बहुत बौद्धिक रूप से बड़ा संपन्न रहा है। इस देश में जो वैज्ञानिक चीजें हैं, हम अपने धर्म के प्रति कहीं ना कहीं जब आस्थाओं को देखिए तो रामायण और गीता का प्रयोग करके, उनको पढ़कर, उनको समझकर वैज्ञानिक तरीकों से वर्ल्ड आज उसको स्वीकार कर रहा है। लेकिन जब बात सामाजिक की स्थिति हो, अभी फरज जी कह रहे थे, सामाजिक हो या मानसिक हो या देश की भौगोलिक स्थिति हो, आज हमारे देश की भौगोलिक स्थिति तो तभी बदलती है जब मानसिक रूप से कुछ वर्ग के लोग इस देश को अपना न समझकर केवल जनसंख्या वृद्धि का एक अनुपात बना देते हैं। अब कुछ लोगों को केवल यही है कि हम जनसंख्या में हमारी 10 लाठियां होगी तो हम इनके घायल कर देंगे, गिरा देंगे। जब ये स्थितियों की बात हो तो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका इस्लाम कहता है, उनका धर्म है, उनके पैगंबर हैं, उन्हें जन्नत मिलेगी। किसी हिंदू के साथ दुराचार होता है, उसके साथ अनिष्टता तक होती है तो उन्हें जन्नत मिलने की ख्वाहिश होती है। सौरभ जी, ये किसी एक आदमी का बयान हो सकता है, किसी एक हर वर्ग हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं, उसको जनरलाइज करने क्या मतलब है कि सारे लोग ऐसे सोचते हैं, सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं? नहीं, हम इसको सोचते नहीं हैं, ये समाज कह रहा है। आज बंगाल में क्या स्थिति है? आज बंगाल में हमारी स्थिति, हमारा सनातन अपनी बात को कहने के लिए बेचैन होता है, डरता है, दहशत खाता है। वहां की वर्तमान स्थिति में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उस बहुसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है। आज बंगाल में स्थिति यह है कि घुसपैठिए वहां पे शरण लिए हुए हैं। आज जब हमारे देश की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात होती है, देश में जब एक देश एक कानून की बात होती है, जब धारा 370 की बात होती है, तो वहां के क्षेत्रीय कुछ लोग अब कौन है? अब आप इसको हमें कहने की जरूरत नहीं है, धारा 370 वापस लाएंगे। क्या इस देश की भौगोलिक स्थिति में सनातन को ही सोचने के लिए मजबूर है? क्या यह देश सनातनियों का ही है? हम इसी बात को आप उल्टा कहते हैं। केवल हमारा ही धर्म है कि हम देश को नियंत्रित करें, हम भौगोलिक स्थिति नियंत्रित करें, हम जनसंख्या की नियंत्रित करें, हम देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाएं। तो ये जो हमारे देश में लकड़ियों में कीड़े पड़ जाते हैं तो वो ढह जाता है वो पेड़। ये देश को किस व्यवस्था में, किस दशा में ले जाना चाहते हैं, कभी आप इस पर सोचते हैं? सारी बातें आपको चुनाव के टाइम पे याद आती हैं। चुनाव चल रहा है, 3 दौर पूरे हो गए, तभी आपको याद आ रहा है? हमें 3 बार नहीं, हम इसे लगातार, हमारी जनमानस इस आवाज को उठाती रही। उनके आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कल भी तत्पर थे, आज भी तत्पर रहेंगे। आने वाले दिनों में हम सनातन का झंडा बुलंदियों के साथ एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल जवाब लूंगा। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की जो रिपोर्ट आई है उसने एक वर्ग को डरा दिया है। और क्या चुनाव के ऐन मौके पर पहुंची ये रिपोर्ट क्या कहती है और उसके पीछे क्या नेतार्थ हैं, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे बात कर रहे हैं। वीरेंद्र मिश्र सौरभ साहब है, नेता बीजेपी के, जयकरण वर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस के, आनंद त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और फरहत अली खान साहब हैं, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ।
सबसे एक दौर की चर्चा हो चुकी है। जयकरण वर्मा साहब, आपने सुना होगा वीरेंद्र मिश्र साहब बोल रहे हैं कि जो है लगातार खतरा बना हुआ है, खतरा एक बहुत बड़ा खतरा है, इससे निपटना होगा। आबादी में बहुत तगड़ा संतुलन है, 43% आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो बहुत डरावने वाला आंकड़ा है ये। हिंदुओं की 8% घट गई है। अगर किसी को इतना बताएंगे तो बहुत ही डर जाएगा वो, अगर उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में समझाया न जाए। लेकिन यहाँ ये सवाल खड़ा होता है, आपने 2014 तक आपकी सरकार रही, क्या देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी कर चुकी है कांग्रेस, और क्या आगे भी करेगी? सारे मुद्दे जो आप उठाते हैं वो तुष्टिकरण वाले ही क्यों होते हैं? बड़ी अजीबो गरीब बात पांडे जी भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का इस समय आपने बयान नहीं देखा होगा। माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। एक ऐसा पद होता है जिस पर उनके द्वारा कही गई बात भी कानून मान ली जाती है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री आज इस देश में मुसलमानों को इस देश से भगाने की बात कर रहा है, इस देश से खतरा पैदा होने की बात कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ के दलितों और पिछड़ों को इस देश से खतरा महसूस करने की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि देश में जो उनका आरक्षण है उससे देश को खतरा हो जाएगा, अगर जो दलित ऊंचे उठ जाएगा तो उसकी सरकार को खतरा उठ जाएगा, पिछड़ों की आबादी की गिनती ना हो पावे, नहीं तो उनके आरएसएस और संघ की मंशा को खतरा हो जाएगा। वाह रे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो इस देश संविधान से चलता है, यहाँ कोई शहंशाह बादशाह से ये देश नहीं चलने का काम करता है। जयकरण साहब, बीच में रोकना चाहूंगा आपको। संविधान में ये भी तो लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, तो आप क्यों अड़े हुए धार्मिक आधार पर आरक्षण देने पे? मैं कहता हूँ, क्या हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे देश से आप पिछड़ों को भगा देंगे, दलितों को भगा देंगे, आदिवासियों को भगा देंगे, मुसलमानों को रहने के देश में जगह नहीं है? क्या एक प्रधानमंत्री की भाषा ये हो सकती है कि इस देश में चुनाव के समय वो मंगल सूत्र की बात करेगा? तो इस देश में माननीय प्रधानमंत्री की यह भाषा हो सकती है कि वो गाय और भैंस पर बात करने लगेंगे? इस देश के प्रधानमंत्री की यह भाषा हो सकती है कि जयकरण वर्मा के घर में अगर 4 बोरे अनाज रखे हैं तो कांग्रेस पार्टी उसको ले जा करके पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, ये कौन सी राजनीति माननीय मोदी जी कर रहे हो? आप तो विकास की राजनीति करने आए थे, आप विकास पुरुष कहलाने आए थे, लेकिन वाह रे मोदी जी, आपको आभास हो गया है जिसका नाम आप कभी नहीं लेते थे। कल हमने देखा टीवी चैनलों के माध्यम से वो अडानी को और अंबानी को भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को झोले में टेम्पो पर पैसा लाख लाख कर लेकर जा रहे हैं। अरे माननीय मोदी जी, जो आदमी एक शब्द भी कह देता है आपके खिलाफ तो आप उसके पास सीबीआई का छापा डलवाने का काम करते हो, और आपको इतना अनुभव है कि वो टेम्पो से पैसा जा रहा है आपके देश में, फिर भी आप उसके ऊपर सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा नहीं डलवा पा रहे हो। माननीय मोदी जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी घबराहट, क्योंकि विपक्ष की पूरी राजनीति आज जनता ने हाथों हाथ ले लिया है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब का जो मेहनत है, इंडिया गठबंधन की जो मेहनत है, इससे पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अनाप शनाप बोलने लगी है। स्मृति ईरानी क्या बोलती है, मोदी साहब क्या बोलते हैं, उनके सांसद, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, उनके सांसद ने एक कसम खाने का काम किया, एक विचार जाहिर करने का काम किया कि हम 400 पार होते हैं तो संविधान को बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? क्या आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जमीन से उनको बेदखल करना चाहते हो, उनसे हक हकों की बात करना चाहते हो, इसलिए बदल देना चाहते हो कि यहाँ का नौजवान आपसे नौकरी की बात करता है, यहाँ का संविधान बदलने की आप कसम खाते हो? तो इस देश की जनता कसम खाती माननीय मोदी जी, वो आपको बदल करके ही 2024 में शांत बैठने का काम करेगी। ठीक है जयकरण जी। आनंद त्रिपाठी साहब, पूरा अगर परिप्रेक्ष्य देखें, महाराष्ट्र की नेता हैं और वो हैदराबाद जाती हैं और वो 8 साल पुराने बयान को निकालती हैं और उस पर अपना जवाब दाखिल करती हैं, 15 मिनट बनाम 15 सेकेंड। और वो नेता इतनी पुरानी भी नहीं है, जो है हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई, निर्दलीय नेता थी। आपको लगता नहीं पूरा एक समीकरण है, बार बार जो है हिंदू मुस्लिम लेके आया जा रहा है, तो कोई मुद्दा बचा नहीं? 10 साल सरकार चलाई है, सोचिए जरा, इतने सारे काम किए हैं विकास के, मोदी जी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा अपने विकास के कार्यों का? 2 बातों पर आपने बात की, दोनों बातों पे अलग अलग जवाब है। ठीक है, एक तो आप कह रहे हैं कि 10 साल सरकार ने काम किया है, वो अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं? सरकार क्या कहेगी?
उसने जो काम कर दिए वो तो देश के सामने है ना, वो देश के सामने है। क्या उन पर वोट मांगना चाहिए। कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में मनरेगा पर वोट मांगा, उसको मिला। मेरी बात सुनिए। विपक्ष के किसी भी तबके से आपको ये आवाज आई कि हमको शासन सत्ता सौंपिए, हम अगले 10 वर्षों में इससे ज्यादा काम करेंगे? किसी ने भी ये आवाज लगाई विपक्ष से? प्रधानमंत्री और सरकार के सारे काम है देश के सामने है, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं, उस पर सरकार को नहीं घेर रहा है कि इनको जो मौका था, जितना कर सकते थे वो नहीं किया, उतना नहीं किया। हमेशा इस देश में चुनाव के शुरू होने से पहले जाति का मुद्दा कौन लेके आया? कांग्रेस लेके आई, जातिगत जनगणना की बात लेकर के आई। आप देखिए चुनाव को विकास से वहीं से डिरेल किया गया। अब अगर आप विकास के मुद्दे पर विपक्ष खड़ा ही नहीं रहने देना चाहता सरकार को, तो सरकार उस तरह की बातों का जवाब तो देगी ना। विपक्ष कांग्रेस लेकर के आई जातिगत जनगणना, और वहीं से, और आप जो बात कह रहे हैं कि मंगलसूत्र लाया धन छीन लेंगे, उसका परिप्रेक्ष्य आप भूल रहे हैं शायद। राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर अपनी सभाओं में कह रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा जा रहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके बाद आर्थिक सर्वे कराएंगे, और फिर ये तय करेंगे कि अगर जिस समुदाय के पास उसकी जनगणना से कम धन है तो उसको उतना धन दिया जाएगा देश में। तो ये तो थोड़ी कह रहे हैं कि छीन ले जाएगा, तो इसका क्या दिया जाएगा, मतलब बोला निकाले छीनने की सरकार? बात तो क्या नहीं कर रहे हैं ना सत्ताधारी पार्टी के लोग, वो क्या होगा, कैसे करेंगे राहुल गांधी? आप मुझे बताइए। मान लीजिए कि जनगणना होती है, 70% ओबीसी आते हैं, ओबीसी 70% है, ओबीसी के पास देश की कुल संपत्तियों का 35% हिस्सेदारी है, तो वो बाकी 35% तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि वो पूरी करेंगे। तो कैसे करेंगे? अगर छीनेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? कोई फ्रेमवर्क बता के दे रहे राहुल गांधी? मोदी सरकार 2 लाख करोड़ तो रुपए नहीं- कर्ज ले सकती, तो वो भी ले सकते हैं कर्ज। तो कहां से कर्ज ले लेंगे? 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेके विकास के कार्य करवा रहे हैं ना। IMF क्या कर्ज नहीं? सुनिए, कौन सी दुनिया की ऐसी संस्था है जो फ्री में पैसा बांटने के लिए कर्ज दे रही है? मोदी सरकार ने जो कर्ज लिया है 2 लाख 5 करोड़ रुपए, 5 लाख हजार करोड़ रुपए का, वो देश में किसी न किसी इस्तेमाल के लिए कर्ज लिया गया है। वो किसी को बांटने के लिए कर्ज नहीं। कौन सी बैंक ऐसे दे देगी और कौन सा IMF दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा? आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये बताइए, तो क्या नैरेटिव निकाला जाएगा? राहुल गांधी जी ने, जो ये जहां जिनके तक घर मेरी में जो जानकारी पैसा- है, नहीं, मैं कांग्रेस का जो प्रवक्ता जिनके नहीं हूं, घर- लेकिन राहुल गांधी जी ने पैसे देने की बात नहीं की है। उन्होंने साधन उन्होंने- सर्वे कराने के बाद सुनिए, उन्होंने कहा संसाधन बांट दिए, उसमें बराबर बांटे जाएंगे उनकी आबादी के नौकरियां हैं, तो नौकरियां क्या बांटी मतलब होता है? जाएंगी, और जो है प्राइवेट नहीं, जो होता है वो नौकरियां आरक्षण अलग भी लागू बात- करते हैं, ये सब हो सकता नौकरियां है। अलग, नौकरियां बांटने का कोई तरीका नहीं है कि किसी से लेके किसी की नौकरी नहीं देंगे। जब संसाधनों की बात होती है तो नौकरियां अलग होती है उससे। जब वो कह रहे हैं कि 70% ओबीसी है और उसके पास 35% संसाधन है, तो उसकी भरपाई की जाएगी पूरे देश से। तो कहां से, किससे करेंगे? जिसके पास है उसी से तो लेकर के पूरा करेंगे ना। तो जब ये नैरेटिव विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यही नैरेटिव पे चुनाव लड़ना चाहती है, तो भाजपा और उसके लोग क्या करेंगे? फिर वो अपने नैरेटिव पर लाएंगे इस चुनाव को। आप, सरकार ने काम किया है, सरकार ने गिना दिया, देश के सामने मौजूद है। कोई भी विपक्षी खेमा ये कहने को तैयार नहीं कि 10 साल हमें मौका दीजिए, हम इनसे बेहतर करके देंगे। ये तो किसी ने नहीं कहा। सब ये कहे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात नहीं मानी जा सकती है ना कि कुछ नहीं किया। वो कहे कि हम इनसे बेहतर करके देंगे, और 10 साल 4 से 14 का देख लें और 14 से 24 का देख लीजिए, आपके पास सारा सब कुछ मौजूद है। और दूसरी बात, अब आइए, दूसरी बात जो थी नवनीत राणा की आपने उठाई थी। नवनीत राणा जैसे लोग इस देश में जहर बोने का काम कर रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों की संख्या में, और हर जगह पे मौजूद है। आप भूल गए ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे सुन करके अपनी गाड़ी से उतर करके लोगों को गाली देने लग रहे, चिल्लाने लग जाती थी। तो क्या वो नवनीत राणा से कम थी? ये हर पार्टियों में हो रहा है, और ये लोग चुनाव को खराब कर रहे हैं, लोगों के मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं, और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन एक बात और कहूंगा, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी पर 2012 के मामले में कड़ी कार्रवाई हुई होती तो नवनीत राणा की हिम्मत नहीं होती कि ऐसी बातें कर जाती। केस चल रहा आपको पता है अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों छोड़ दिया गया? ओवैसी को इसलिए बरी किया गया कि ये कहा गया कि जो वीडियो का ओरिजिनल सोर्स नहीं मिला कोर्ट को, तो ये किसकी गलती है? एजेंसियों की गलती है कि नहीं? तो एजेंसियों ने इतना कमजोर मुद्दा सर कोर्ट में पेश किया, ओरिजिनल सोर्स नहीं दे पाई।
कार्रवाई एजेंसियां, नवनीत राणा बरी हो गए, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो गए। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को सजा मिली होती तो नवनीत राणा जैसे मूर्खों को ये बात कहने का अधिकार ही नहीं मिलता। वो डरते, लेकिन ये समस्या है इस देश की। ठीक है, जयकरण जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे आप? हाँ देखिए पांडे जी, देखिए आपने इनसे पूछा कि 10 वर्षों में किए गए कार्य पर माननीय मोदी जी भाजपा वोट क्यों नहीं मांगती। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं माननीय पांडे जी कि माननीय मोदी जी की हिम्मत है तो अपने वादा पर उनको वोट मांगना चाहिए। वो कभी आपको किसी भाषण में नोटबंदी पर वोट मांगते नहीं दिखाई पड़ेंगे। किसानों के द्वारा किसानों पर लाए गए काले कानून पर और उनकी हुई शहीदों की बात वो नहीं करने का काम करेंगे। 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं करते, काले धन की बात नहीं करते, और महिला सुरक्षा की बात तो उनके मुंह से निकलती ही नहीं है। क्योंकि जो लोग बलात्कारी हैं, जो महिलाओं के साथ क्रूरकृत करते हैं, जयकरण जी आपने जयकरण जी आपने अपने मतलब की बात निकाल ली। उन्होंने ये भी कहा। बात काट देते हैं पांडे जी, मेरी भी बात सुन लीजिए। आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर जो मुसलमानों से इनकी नफरत इतनी है, दलितों पिछड़ों से इनकी नफरत इतनी है इनकी, और इस देश में जनसंख्या ही ना हो, सिर्फ मोदी और शाह का परिवार ही हो जो आदमी परिवार से नफरत करता है, क्या पांडे जी ये कोविड जो वैक्सीन लगाने के नाते हमारे देश में जो तमाम मौतें हो रही हैं, क्या उसी का एक नतीजा है? चंदा लेकर के लोगों को मौत बांटने का मोदी जी का एक प्रयोग है या संयोग है? इसको भी इनको बताना पड़ेगा। क्योंकि आज पूरे देश की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है कि माननीय मोदी जी ने कोरोना के बचाव के नाम पर, मुफ्त की वैक्सीन के नाम पर मौत बांटने का काम किया। ये कौन सा प्रधानमंत्री कर सकता है अपने देशवासियों के साथ? चलिए, आप ये बातें रोज करते हैं जयकरण जी। मैं थोड़ा गंभीर मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये रोज आपके प्रवक्ता आते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। इसका जवाब भी बीजेपी कई बार दे चुकी है। आपने आनंद त्रिपाठी जी की आधी बात सुनी। उन्होंने ये कहा अगर आपने जाति आरक्षण की बात नहीं की होती, राहुल गांधी जी बार बार जो है जाति जनगणना की बात नहीं करते, तो बीजेपी को ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर आप मजबूर कर रहे हैं उनको जो है धर्म के आधार पर चुनाव में आने के लिए। ये बात हो रही है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये भी ऐलान कर देना चाहिए, माननीय मोदी जी की बात अक्षरशः देशवासी पालन करते हैं भाजपा के अनुसार, तो उनको ऐलान कर देना चाहिए कि इस देश में जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मांस मछली खाने वाले लोगों का उन्होंने एक इशारा किया था कि हमें वोट नहीं चाहिए। इस देश का नागरिक या दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान नहीं है। अगर जो उनका वोट नहीं चाहिए तो आप ऐलानिया कहिए ना कि इनके वोटों से बनी हुई सरकार प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। अगर जो क्या आप चाहते हैं कि इस देश का आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, वो अच्छी खेती नहीं कर सकता, वो विधायक सांसद नहीं बन सकता, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। आप हमारी जनसंख्या के अनुसार अगर जो हमें हकूक, हमें सुविधा नहीं देंगे तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सड़क पर भी और सदन पर भी। अगर माननीय मोदी जी ने इतना घोर आपत्ति किया है और इतना विरोध दर्ज कराया है इन समुदायों से, तो 2024 में समुदाय उनको सबक सिखाने का जरूर काम करेगा। ठीक है, वीरेंद्र मिश्र जी, आपने सुना होगा जयकरण वर्मा जी ने तमाम आरोप लगाए आप लोगों के ऊपर, लेकिन ठीक है, जाति आरक्षण कार्ड के लिए आप जो है यहां तक पहुंच जाएंगे, हिंदू धर्म, हिंदुओं को जो है बरलाना शुरू कर देंगे, उनको डराना शुरू कर देंगे। आप जाति कार्ड का भी एक तरीका होता है, और जिन जातियों के वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि हमने उनको विकास किया है, हम उनके लिए हम भी ये करेंगे। आप डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? माननीय पांडे जी, हम इन्हें न डराने की बात कर रहे हैं न बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये तो समाज है, ये देखती है। योग्यताओं का हनन करने वाली कांग्रेस पार्टी पहले जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के चक्कर में एक देश का 2 बंटवारे हो गए। कोई विशेष व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं चैनल पे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक परिवार को स्थापित कर दिया गया जो सैकड़ों, जो कि देश की आजादी के बाद लगभग 60 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन इनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के नाम पर एक धर्म विशेष को इस प्रकार से बढ़ावा दिया गया कि देश का बंटवारा होने के बाद भी आज यहाँ पर बहुसंख्यक, जिसको माइनॉरिटी करते हैं, वो बहुसंख्यक बनकर इस देश के संवैधानिक, सार्वजनिक,
भौगोलिक स्थितियों का दोहन सबसे ज्यादा करता है और देश के प्रति योगदान में अपनी भूमिका, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेना के बीच में हो, इनके मुल्लाओं द्वारा, अभी महाराष्ट्र में मुल्लाओं द्वारा सीट वाइज सीट इंडी गठबंधन को समर्थन देने के लिए ऐलान किया गया। क्या पांडे जी, ये सेकुलरिज्म है? हम अपने देश में अपने सनातन की बात करते हैं तो हम धर्म के आधार पर बांटने की बात करते हैं, और ममता बनर्जी जब धर्म विशेष के लोगों पर, एक बहुसंख्यक समाज के ऊपर अनाचार अत्याचार करके उनके मन मस्तिष्क को, उनके इष्ट देव के प्रति नफरत से अपनी आवाजें बुलंद करती है, तो ये उनका सेकुलरिज्म है। हम माननीय पांडे जी आपसे कहना चाहते हैं, आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से, आज देश की जो गर्दिश की स्थितियां हैं, आज हम जब देश की बात करते हैं, हम ओबीसी और दलितों की बात करते हैं, हम उनको बढ़ाने की बात करते हैं, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक दायित्वों के तहत देश को डेवलप करने की बात करते हैं, और ये देश में जो धर्म के आधार पर डिवाइडेशन हो गया था, उस धर्म के आधार पर डिवाइडेशन देने वालों को आज मुस्लिम आरक्षण देना चाहते हैं। इस देश की क्या हालत करना चाहते हैं? आप कहते हैं हम विकास की बात करते हैं, आज देश में चीन से लेकर पाकिस्तान हाईवे हैं, टनल्स हैं, आज हम गर्व से कह सकते हैं हम उस भारत में रहते हैं जहां देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद जवान, उसे हेलीकॉप्टर हो, वायुयान हो या सड़क रोड हो, सड़क हो, मार्ग रोड हो, आज सेना इस देश में कहीं से कहीं भी जा सकती है, और किसी भी हाईवे से मिसाइलें, बहुत सारी सड़कों बन चुकी हैं जहां हम देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने सीना पर नाज करते हैं। लेकिन बस दर्द तो इस बात की है कि ये डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं, बल्कि देश को जातियों की विभिन्नताओं में बांटकर, उनके मन मस्तिष्क में विदीर्णता और भयावह स्थिति प्रस्तुत कर, एक झूठा नैरेटिव प्रस्तुत कर, देश में केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों को तरहीज देकर इस देश को किस गति और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये देश जान चुका है, पहचान चुका है। आज जब देश में हमारे देव राम राज्य की बात होती है, ठीक है, ठीक है, 500 वर्षों से, एक मिनट, 500 वर्षों के बाद किसी भी ऐसे नेता का बयान आया, ये जाने की बात तो जाने दीजिए, ये गठबंधन, ये विपक्षी गठबंधन अधर्म, वो बातें बहुत बार आ चुकी हैं वीरेंद्र जी, बहुत बार बोल चुके हैं आप लोग, वो बातें आ चुकी हैं, सब जानते हैं वो। फरद अली खान साहब, आपका जो संगठन है मुस्लिम महासंघ, जहां तक मेरी जानकारी है संघ को सपोर्ट करता है, सही है? ठीक है, मोदी सरकार को समर्थन करता है कहीं ना कहीं जो है, तो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और दावा भी किया जो मुस्लिम समाज का विकास हुआ है, तो उसके बावजूद भी इस तरह की रिपोर्ट, क्या लगता है आपको मुस्लिम समाज कैसे देखेगा इसको? देखिए, सबसे पहले तो जो हैदराबाद में अपने हमारी जो नेता है उन्होंने जो बयान दिया 15 सेकंड वाला या 15 मिनट वाला, रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो एक शेर कह दूं, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। हमें अपनी भाषाओं पे और अपने जो वक्तव्य हैं उन पर वो लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, और हमारे मर्यादित भाषा होना चाहिए। अब आ जाती है मुस्लिम आरक्षण की बात, तो मुसलमानों को हिंदुस्तान के आरक्षण नहीं चाहिए। मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं, मुसलमानों को हिंदुस्तान का सरकार से संरक्षण चाहिए, उसका शिक्षा में अच्छा संरक्षण हो, उसका स्वास्थ्य में अच्छा संरक्षण हो। और जो चल भी रहा है कि जब भी कोई योजना, चाहे आवास योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, जब योजना लागू हुई तो उसमें धर्म, मजहब, जात, ऊंच नीच कुछ नहीं देखा गया। अब रह जाती है कि मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, तो भाई मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण आप किस चीज में देंगे? मुसलमान ठेला लगाने वाला है कि ठेलों में आरक्षण दे देंगे? मुसलमान मजदूरी हमेशा थोड़ी ठेला लगाएगा, या हर मुस्लिम थोड़ी ठेला लगाता है, ये तो वही बात हो गई ना कि मुस्लिम ठेला लगाता है, ये बात तो स्वीकार नहीं हो सकती। फरज साहब, 95% मुसलमान या तो सऊदी अरब में है जो बाहर जॉब कर रहा है, या फिर वो मजदूरी कर रहा है टेक्निकल। लेकिन अगर उनको मौके मिलेंगे तो क्यों बाहर जाएंगे, ये भी तो सवाल है।
अगर मौके नहीं मिलते तभी तो जा रहे हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि 53 IAS जो है वो इस बार बने हैं, जिसमें टॉप 10 में हमारी 2 मुस्लिम बच्चियां, हमें कहना नहीं चाहिए क्योंकि देश की बच्चियां होती हैं, वो हिंदू मुसलमान बच्चियां नहीं होती, मुस्लिम समाज की बच्चियां उसमें आई हैं। तो जहां हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे शब्द आ जाते हैं कि मुसलमानों का ये होगा, मुसलमानों का वो होगा, तो हम भी कैसे बचाव करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मोदी जी, हम जैसे मुसलमान आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको इस एज में काम करते देखते हुए हमें बड़ा गर्व होता है कि जहां लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, वहां हमारे देश का प्रधानमंत्री युवा बनकर पूरी दुनिया को एक मिसाल कायम करता है कि हम सोएंगे नहीं, देश के विकास में हमेशा लगे रहेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि हमारी भाषा पर हमारे जो वाक्य हैं उन पर उनको मर्यादित होना बहुत जरूरी है। और एक शेर हिंदुस्तान के लिए कह दो, क्योंकि लास्ट टाइम होगा, कि हम जमीन पर नहीं जन्नत में रहते हैं, हम जमीन पर नहीं जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। इस देश में कभी भी मुसलमान ये नहीं सोच सकता कि दूसरा कोई मुल्क बनेगा, क्योंकि दूसरे मुल्क बना के देख लिए, आज तक सुकून से नहीं है। अगर सुकून से कहीं पर मुसलमान जीता है, उसकी बात सुनी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, तो वो सिर्फ भारत देश है, भारत देश है, भारत देश है। ठीक है फरज साहब, अभी क्लिप बन गई होगी, मैं आप सवाल पूछता हूँ यहाँ से, ठीक है। सवाल ये है, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं तो मोदी सरकार जो है उसको समर्थन भी कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आती है। मुझे ये मुस्लिमों को बताइए, आप समझाइए जो है मोदी जी के समर्थक होने के नाते, कि वो ऐसी डराने वाली रिपोर्ट अगर जारी करेंगे एन चुनाव के मौके पे, हिंदुओं को डराएंगे, तो उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा? देखिए, जो सच्चाई है, अगर सच्चाई सामने आती है तो ना तो हमें डरने की जरूरत है और ना डराने की जरूरत है। ये सच्चाई है, इसमें कोई भी बंदा झूठ साबित कर दे, जैसे पहले इस सच्चाई के साथ ये जोड़ा नहीं जाना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट घटी है 2019 से 2021 के बीच में, जो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, ये इस रिपोर्ट से नथी नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कहीं ना कहीं अगर कुछ शब्द छूट जाते हैं तो आप जैसे अच्छे डिबेट के जो एंकर होते हैं, वो आगे उसमें जो है अमेंडमेंट कर लिया जाता है। तो लाजमी सी बात है कि इस देश का ना तो हिंदू और ना मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। सच्चाई होगी, जैसे CAA लागू हुआ, जैसे अन्य जो कानून थे वो बनाए गए, उसमें किसी भी मुसलमान ने उसका विरोध ना करके आवाज नहीं उठाई। फिर से मैं आ जाता हूँ, ममता बनर्जी हमारे लिए वोट बैंक के लिए बोल जाती हैं। हम जो है वो ऐसे हो जाते हैं जैसे भेड़िए, खाएं जब मुंह लाल, ना खाएं जब मुंह लाल। हमें टोपी लगाए हुए लोग देखते हैं तो समझते ही नहीं है कि हम भी उस भारत के ऐसे ही लाल हैं, जैसे भगत सिंह थे, ऐसे ही अशफाकुल्लाह खान थे। तो लाजमी सी बात है, अब इस वक्त में जब देश तरक्की कर रहा है, देश बहुत जल्द विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो उसमें हिंदू मुसलमान ना होकर सिर्फ इंसानियत की बात होना चाहिए, इंसानियत की बात होना चाहिए। ठीक है, ठीक है फरज साहब, समय कम बचा है। आनंद त्रिपाठी जी, जनसंख्या नियंत्रण वाली रिपोर्ट जो है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, उस पर लंबे समय चर्चा चल रही है। अगर सरकार ऐसे आंकड़ों से जो है परेशान थी और वो हिंदुओं को बचाना चाहती थी, तो 10 साल में बार बार इस रिपोर्ट की बात की गई, लेकिन रिपोर्ट लेके आई नहीं, क्योंकि उसको पता है इसका विरोध हिंदुओं भी होगा, इसलिए वो केवल डराती है और रिपोर्ट नहीं लेके आती है। अब क्या वो लेके आएगी या क्या कहेगी? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा कानून है जो समाज की सहमति के बगैर नहीं लाया जा सकता है, चाहे सरकारें कितनी भी इस बात पे फर्म डिटरमिन हो। लेकिन जब तक समाज में इस बात की स्वीकार्यता नहीं होगी, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था कि चिंता इस बात से नहीं है कि मुसलमानों की परसेंटेज बढ़े, चिंता इस बात से है कि देश में किसी का भी प्रतिशत इस लेवल पर नहीं गिरना चाहिए। अगर यही प्रतिशत मुसलमानों का गिरा होता तो आज इंडिया गठबंधन हल्ला मचा रहा होता। आप ये समझने की कोशिश करिए, तब आप कहते कि डरने की बात नहीं है जो सरकार कहती तो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसी का भी प्रतिशत समाज में आबादी गिरना
ये कोई बात समस्या है, एक ये कोई समाधान नहीं है। लेकिन 65 साल में बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो ये मिजाज ही बदल रहा है, इसको भी तो सामने रखना पड़ेगा ना कि मिजाज बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं, साक्षरता आ रही है, और आगे सब ऐसा नहीं हो रहा है जो पीछे हो चुका है, अब उसको तो बदल नहीं सकते जो हो गया। नहीं, मिजाज सबके साथ बदलने चाहिए। कोई एक मिजाज बदल करके कहीं आगे चला जाए और बाद में कोई मिजाज बदल करके उसकी जमीन पर खड़ा रह जाए और फिर कहे ये हमारा है। ये तो आपने सोच में देख लिया ना, फरज साहब ने जो बयान दिया था कि आबादी बढ़ना अच्छी बात है, तो ये एक जो है फंडामेंटल जो सोच है उसमें ही अंतर समझ में आता है। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक सोच है, जो हिंदू शिक्षा को प्रमुखता देते हैं, अपनी कमाई का जो अधिकांश शिक्षा बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं, मुस्लिम उसको समझते हैं कि जो है सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक जिन्होंने बताया उसके हिसाब से कि वो जो है बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो भी एक तरह से जो है घर का विकास करेंगे, अधिक लोग कमाएंगे, वो एक सोच पर भी डिपेंड करता है ना। देखिए, दोनों के यहाँ एक ही मूल विचारधारा है कि जो संतान है वो ईश्वर की देन है। ये दोनों के यहाँ एक ही विचारधारा, और ये क्रिश्चियनिटी में भी है। इस मूल विचारधारा में कहीं कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि दुनिया में क्रिश्चियनिटी और ओवरऑल हिंदुस्तान और उसके अगल बगल जो हिंदू है वो उसको समय के अनुसार इस सोच में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया। मुस्लिम अभी ये परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो यही मुद्दा है। इस मुद्दे को चुनाव का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ये जो है सेंट्रल पॉइंट है। ये आप इसको मान रहे हैं कि चुनाव का फायदा उठाया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि एक चिंता का विषय है, अभी आया चाहे 2 महीने बाद आता, लेकिन ये है चिंता का विषय, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, समय खत्म हो गया। सभी मनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही।